हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और इम्पोर्टेंट बात की पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड तक पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उससे रिलेटेड हार्मोन्स, वो सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर हार्मोन के हमने 3 बेसिक पॉइंट्स देखे थे कि हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, हार्मोन फंक्शन क्या करता है टारगेट ऑर्गन पर जाकर के, और नेक्स्ट की हार्मोन का रेगुलेशन किस तरह से होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे उससे आगे के पॉइंट्स की। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अपनी, उसका ओरिजिन देखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कि पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिनेट कैसे हुई है, डेवलप किस तरह से हुई है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉइंट पे। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है या 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट, एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस, एंड सेकंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडेनो एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो देखो, दोनों पार्ट्स किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं, कहां से डेवलप हुए हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस जो है वो डेवलप हुआ है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, मैं कहूंगा इनिशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे सोमेटोड्रम कहा जाता है। यानी ओरिजिन जब हुआ था, इसका डेवलपमेंट जब थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर के पार्ट के जो सेल्स होते हैं उन्हें सोमेटोड्रम में काउंट किया जाता है। ठीक है? तो सोमेटोड्रम, एलिमेंट्री कैनाल का अपर पोर्शन सोमेटोड्रम, और सोमेटोड्रम में एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसे जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसी के नाम पे हम लोग कहते हैं कि रेथकेज पाउच है, रेथकेज पाउच है। ठीक है? रेथकेज पाउच की स्ट्रक्चर होती है और रेथकेज पाउच से डेवलप होती है हमारी एडेनोहाइपोफाइसिस। रेथकेज पाउच से एडेनोहाइपोफाइसिस डेवलप है। समझ गए? क्लियर है? तो देखो कैसे डेवलपमेंट हुई एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट की। एलिमेंट्री कैनाल का इनिशियल पार्ट सोमेटोड्रम था। सोमेटोड्रम में एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे रेथकेज पाउच बोला जाता है। रेथकेज पाउच से डेवलप हुआ है एडेनोहाइपोफाइसिस। क्लियर है? न्यूरोहाइपोफाइसिस की डेवलपमेंट किस तरह से हुई? तो देखो, हम लोगों ने बात की थी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस छोटा पार्ट है पिट्यूटरी का, और इसकी डेवलपमेंट होती है, जो पिट्यूटरी है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है इनफंडिबुलम की हेल्प से। इनफंडिबुलम, या फिर तुम लोग बोलो स्टॉक, इनफंडिबुलम या स्टॉक, स्टॉक। इस स्टॉक की एक आउटग्रोथ निकलती है, इस स्टॉक की एक आउटग्रोथ निकलती है, और यही आउटग्रोथ आगे जाकर के डेवलप होती है न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो देखो डेवलपमेंट किस तरह से हुई। एडेनोहाइपोफाइसिस की डेवलपमेंट सोमेटोड्रम के स्ट्रक्चर रेथकेज पाउच से हुई है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस की डेवलपमेंट इनफंडिबुलम की आउटग्रोथ से हुई है। तो इस तरह से न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडेनोहाइपोफाइसिस दोनों मिलकर के पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, रेथकेज पाउच पे मेनली क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां अपना पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। ठीक है? यहां पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है उसके हार्मोन्स के साथ। बट देखो, एक डाउट आया था कि सर जो एमएसएच हार्मोन है उसको दोबारा कंप्लीट करवाना, दोबारा रिवाइज करवाना। तो हम लोग एक बार एमएसएच को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो देखो, एमएसएच जो हार्मोन था, एमएसएच यानी मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी का हार्मोन है, और इसके वही 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका टारगेट ऑर्गन, इसका टारगेट ऑर्गन, ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन, और लास्ट इसका रेगुलेशन। यही तीनों पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो देखो, टारगेट ऑर्गन क्या होता है एमएसएच हार्मोन का? एमएसएच हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है
हमारे पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स यानी पिगमेंटेड सेल, बॉडी को कलर देने वाले सेल पिगमेंटेड सेल, पिगमेंटेड सेल्स, जिन्हें तुम लोग मेलानोसाइट्स भी बोल सकते हो, मेलानोसाइट सेल्स। क्लियर है? मेलानोसाइट या पिगमेंटेड सेल्स जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट कौन सा है? ये पिगमेंट है, हम लोगों ने कल बात की थी, मेलानिन नाम का, मेलानिन पिगमेंट है। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इन्हें टारगेट करता है, ये इन सेल्स को टारगेट करता है। टारगेट करके फंक्शन क्या करता है वहां पर जाकर के, तो इसके फंक्शन हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इसका फंक्शन कि ये हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में क्या रिस्पॉन्स देगा, हायर वर्टिब्रेट्स में क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, और सेकंड हम लोग फंक्शन देखेंगे इसका इन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स। तो देखो इसके फंक्शन के बेसिस पे हम लोग ने दो कैटेगरी डिवाइड कर ली, दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर लिया ऑर्गेनिजम्स को। एक तो हायर वर्टिब्रेट, उच्च कशेरुकी, जिनमें हम लोग आते हैं जैसे, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट और लोअर वर्टिब्रेट जो हमसे लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखो इनके अंदर ये कैसे फंक्शन करता है, क्या रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। जब ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल को टारगेट करेगा हायर वर्टिब्रेट्स में, तो ये जो फंक्शन शो करता है वो है रेगुलेशन। ये रेगुलेट करता है स्किन कलर, स्किन कलर, या एक्चुअल में कहूं तो स्किन कलर की टोन को रेगुलेट करेगा। ठीक है, कि टोन यानी स्किन कलर डार्कर है थोड़ा सा या थोड़ा सा लाइटर है, किस टाइप का स्किन कलर है, कैसी टोन है स्किन कलर की, समझ गए। इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स में ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेटाक्रोसिस, मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या होती है? देखो ये जो मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मेटाक्रोसिस, मेटाक्रोसिस होती क्या है? मेटाक्रोसिस को मैं यहां डिफाइन कर देता हूं। मेटाक्रोसिस है कलर चेंजिंग एबिलिटी, मेटाक्रोसिस है कलर चेंजिंग एबिलिटी। कलर चेंजिंग एबिलिटी यानी ऑर्गेनिज्म अपना कलर चेंज कर सकता है, मेटाक्रोसिस शो कर सकता है। ठीक है, मेटाक्रोसिस एक्चुअल में कलर चेंज है कि वो कलर चेंज कर सकता है अपना, कैमिलियन जैसे करता है गिरगिट, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो मेटाक्रोसिस कहलाती है। और मेटाक्रोसिस को रेगुलेट एमएसएच हार्मोन करता है इन इनवर्टिब्रेट्स एंड इन लोअर वर्टिब्रेट्स। क्लियर हो गया, समझ गए। तो रेगुलेशन के पॉइंट, रेगुलेशन के पॉइंट ये रेगुलेट कैसे होता है? तो रेगुलेट तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इसके लिए हमारे पास एक रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, और इसको रोकने के लिए हमारे पास एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। समझ गए, रिलीजिंग हार्मोन भी है, इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। तो रेगुलेशन इस तरह से होती है। क्लियर है? ये एमएसएच हार्मोन की डिटेल थी। अब एमएसएच हार्मोन बात आती है कि ये रेगुलेट कैसे करता है। ठीक है, रेगुलेट, ये रेगुलेट कैसे करता है स्किन कलर को, तो वही मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। देखो एमएसएच क्या करता है, रेगुलेशन दो तरह की होती है ना, कि स्किन कलर को थोड़ा सा डार्कर कर दे, ठीक है, या स्किन कलर को थोड़ा सा लाइटर कर दे, कि एक तो उसको इनहेंस करे, एक उसको इनहिबिट करे। दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं रेगुलेशन के। तो देखो ये क्या करता है, ये नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है, कोई भी बॉडी सेल है, इसके अंदर ये पिगमेंटेड सेल्स हैं, पिगमेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ये है, ये एक पिगमेंटेड सेल है, मेलानिन कंटेनिंग पिगमेंटेड सेल यानी मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट है। क्लियर है, समझ गए। अब देखो मेलानोसाइट एक है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल लो, सिर्फ एक एग्जांपल मान के चलो, एक मेलानोसाइट है एक सेल के अंदर, तो सेल थोड़ा सा लाइटर होगा अपीयरेंस में, ठीक है, लाइटर।
लाइटर का मतलब थोड़ा सा धोड़ा धोड़ा सा होगा, मतलब धोड़िया टाइप का होगा, मतलब बंदा गोरा होगा जिसका भी ये सेल है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एमएसएच हार्मोन के साथ, मतलब एमएसएच हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, एमएसएच हार्मोन का इफेक्ट यहां देखते हैं तो क्या होता है, एमएसएच हार्मोन के कारण ये जो पिगमेंटेड सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, ठीक है, इनके नंबर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, इन मेलानोसाइट सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अब नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो तुम लोग क्या समझ सकते हो कि जब नंबर कम थे थोड़ा सा लाइटर अपीयरेंस आ रही थी, जब नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो थोड़ी सी डार्कर अपीयरेंस आएगी। ठीक है, डार्कर हो जाएगी, स्किन टोन थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये बंदा थोड़ा कालिया टाइप का होगा। क्लियर है, ये वही पिगमेंटेड सेल्स है, मेलानोसाइट पिगमेंटेड सेल्स, जिन्हें पहले हम लोगों ने मेलानोसाइट कहा। मेलानोसाइट्स नंबर बढ़ गए ना, तो ये एमएसएच का काम है। ठीक है, नॉर्मल इतना यहां समझ जाओ। ठीक है, अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी को एंड करके, पिट्यूटरी के बाद हम लोग जिस ग्लैंड पे आएंगे उस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हार्मोन इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, उससे हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन को अगर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मेलाटोनिन इंजेक्ट कर देंगे या मेलाटोनिन की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, मेलाटोनिन की प्रेजेंस में एमएसएच के अपोजिट काम होगा। मेलाटोनिन भी एक हार्मोन है, और इस हार्मोन के इंट्रोडक्शन से क्या होता है, स्किन जो टोन है वो थोड़ी सी लाइटर हो जाती है, यानी ये रोकती है इनके नंबर को बढ़ने से, मेलानोसाइट के नंबर को बढ़ने से रोकता है ये मेलाटोनिन हार्मोन। क्लियर है, समझ गए, ये एमएसएच था, इतना ही था। अब तो समझ आ गया होगा। चलो आगे चले, पिट्यूटरी हम लोग खत्म कर चुके हैं, पिट्यूटरी की बात कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं। रियल मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी डिस्कस कर ली। अब कुछ एडिशनल ग्लैंड्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, एक ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं, इसे एपिफाइसिस भी बोला जाता है, एपिफाइसियल सेरेब्री बोला जाता है एक्चुअल में, एपिफाइसिस बोल दिया। ठीक है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख। समझ गए, तो देखो इन सारे नाम के पीछे रीजन है, एक एक रीजन हर नेमिंग के पीछे है, वही हम लोग क्लियर करेंगे। पहले पिनियल ग्लैंड जो है ये ओरिजिन में एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। क्लियर है, समझ गए। और अपीयरेंस में ये पिंक होती है, तो पिंक इन कलर, गुलाबी गुलाबी होती है दिखने में। ठीक है, पिनियल ग्लैंड की बात हो रही है। एपिफाइसिस जो है इसको नाम दिया गया है, एपिफाइसिस इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये अटैच्ड रहती है, अटैच्ड टू एपिथैलेमस, एपिथैलेमस से अटैच है। थैलेमस का डायनसेफेलोन का जो ऊपर वाला पार्ट है उससे अटैच है, एपिथैलेमस से अटैच्ड है ये। क्लियर। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा गया? बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है बिकॉज ये रेगुलेट करती है, रेगुलेट 24 आवर्स रिदमिक, 24 आवर्स रिदमिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। हमारी जो 24 घंटे की रिदमिक एक्टिविटी है, ये नहीं कि आज कुछ और करें, कल कुछ और करें, परसों कुछ और करें, जो नॉर्मल जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो हम डेली परफॉर्म करते हैं, यानी सुबह डेली उठते हैं, एक फिक्स टाइम हो गया है, उस टाइम चाहे कोई उठाए चाहे नहीं उठाए अपने आप आंख खुल जाती है। आजकल तो 10-12 बजे होगा सबका ही। ठीक है, तो देखो नॉर्मली एक फिक्स टाइम है, हमारी बॉडी उस टाइम हमें ट्रिगर कर देती है कि हाँ भाई उठ जाओ मामू सुबह हो गई, ये वाली बात है।
ठीक है। कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी डिसाइडेड है, अगर तुम लोग रेगुलरली मतलब काफी टाइम तक एक ही टाइम पे नहाना शुरू कर दो तो उसी टाइम तुम्हें फील होगा कि हाँ अब नहा लेना चाहिए, ठीक है। रिदमिक एक्टिविटी होगी ना बॉडी की, कुछ टाइम या कुछ दिनों तक एक ही फिक्स मैनर में एक ही टाइम पीरियड पे खाना शुरू कर दो अपना, ठीक है, फूड लेना शुरू कर दो तो तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई भूख लगी है, इस टाइम खा लेना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ना चाह कर भी खाओगे नहीं तो तुम्हें वो हंगर फील होगी उस टाइम, क्योंकि बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो चुकी है, अडेप्ट हो चुकी है उन रिदमिक एक्टिविटीज के लिए, वो एक्टिविटी एक रिदम बन गई है उसकी, ठीक है, कि 24 आवर्स के बाद डेली साइकिल कंप्लीट होते ही ये कांड करना है मुझे, मतलब नहाना धोना खाना पीना और निकालना वगैरह, इस टाइप के खास काम होते हैं, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हैं जिनमें प्रेशर की जरूरत होती है और वो एक फिक्स टाइम पीरियड पे ही बनते हैं। तो देखो ऐसे जो रिदमिक एक्टिविटीज हैं इनको रेगुलेट करने का काम पिनियल ग्लैंड का, इसलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, ठीक है। थर्ड आई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। फोटो रिसेप्टर्स मतलब लाइट की सेंस लेने वाले रिसेप्टर्स, लाइट को रिसेप्ट करने वाले, रिसीव करने वाले पार्ट या स्ट्रक्चर्स, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। बट ये फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि ह्यूमन के अंदर ये फोटो रिसेप्टर्स इनएक्टिव होते हैं, इसलिए तो तीसरी आंख से दिखता नहीं है। पिनियल ग्लैंड अगर मैं कहूं तो जस्ट इस जगह होती है हमारी, मतलब फ्रंट साइड नहीं, इस पोजीशन पे यहां सेंटर की तरफ होती है, क्लियर है। तो अगर इसके फोटो रिसेप्टर्स अपने एक्टिवेट हो ना तो आंखें बंद करके भी दिखाई दे सकता है हमें, समझिए, तीसरी आंख तो मेरे नाम से भी रिलेटेड है। तो देखो ये ह्यूमन में इनएक्टिव होती है, एक्टिव किस में होती है फिर, तो फ्रॉग जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉग जो है उसमें ये थर्ड आई एक्टिव होती है, एक्टिवेट होती है, क्लियर है। तो मेंढक के पास, डेडर के पास तीसरी आंख होती है, समझ गए। तो इस तरह से इस पिनियल ग्लैंड के नाम दिए गए हैं। पिनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, गुलाबी रंग की होती है, पिंक कलर की। एपिफाइसिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये एपिथैलेमस से अटैच है। सेकंड बायोलॉजिकल क्लॉक क्योंकि ये हमारी बॉडी की 24 घंटे की जो रिदमिक एक्टिविटीज होती है, रिदम बनी हुई होती है फिक्स टाइम पीरियड पे परफॉर्म होने वाली, उनको रेगुलेट करता है, समझ गए। और नेक्स्ट इसमें फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसलिए इसे तीसरी आंख या थर्ड आई कहा जाता है, समझ गए। ये पिनियल ग्लैंड के नाम है, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आगे चलते हैं, ये तो काफी सारे नामों वाला एक ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था। अब इससे जनरेट होने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन के फंक्शंस देखेंगे। तो देखो जो अपनी पिनियल ग्लैंड है उससे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, ठीक है, उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। पहली बात तो इसके अंदर सेल्स होते हैं कुछ स्पेशल, ठीक है, सेल्स, और वो सेल दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेल हैं, एक को थोड़ा दूर ले जाके डिस्कस करेंगे। पहला है पिनियालोसाइट, पिनियालोसाइट सेल्स, ठीक है। सेकंड है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, क्लियर है। इसको दूर ले जाके डिस्कस क्यों किया, क्योंकि इसे यहीं खत्म करना, छोटा सा ही पॉइंट है कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं ना, ये नेचर में सपोर्टिंग होते हैं, सपोर्ट देने वाले सपोर्टिंग सेल्स हैं, क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं पिनियलोसाइट सेल्स की। पिनियलोसाइट सेल्स जो होते हैं वही एक्चुअल फंक्शनल सेल्स हैं हमारी पिनियल ग्लैंड के, ठीक है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के। फंक्शन किस तरह से करते हैं, तो देखो पिनियलोसाइट जो सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं पिनियलोसाइट सेल्स, और यही एक हार्मोन है इस पूरे ग्लैंड का, ठीक है, एक ही हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन के फंक्शंस देखो, मेलाटोनिन हार्मोन क्या क्या करता है। तो पहली बात, ये रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है ना, ठीक है, कि बॉडी की पिगमेंटेशन किस टाइप की होगी उसे रेगुलेट करता है। सेकंड, ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एमसी,
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अदरवाइज मत लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो ऋतुस्राव चक्र है उसे रेगुलेट करने का काम होता है। क्लियर है? ये रेगुलेट करता है अपने डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी पे अटैक करते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी वायरल बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस जैसे ऑर्गेनिज्म जो भी हैं अटैक करेंगे, तो उसके लिए जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे ये रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना कि ये एंटागोनेडियल एक्टिविटी शो करता है। एंटागोनेडियल एक्टिविटी। एंटागोनेडियल एक्टिविटी किसे कहेंगे? कौन से टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जो एंटागोनेडियल है? नाम से समझ नहीं आ रहा? एंटागोनेडियल, गोनेडियल मतलब सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, गोनेड्स सेक्स ऑर्गन्स, और एंटा मतलब अपोजिट, सेंस आ रही है ना, अपोजिट, उसके विरुद्ध, विरोधाभास समझ आ रहा है? तो एंटागोनेडियल जो सेक्स ऑर्गन्स के अपोजिट एक्टिविटी हो। किस तरह की एक्टिविटी होती है? तो देखो यहां तक पॉइंट नोट करो, इसको मैं थोड़ा सा अलग डिस्कस करूंगा। इसकी जो एंटागोनेडियल एक्टिविटी है वो किस तरह की है? ये क्या करता है कि सप्रेस करके रखता है, सप्रेस या फिर इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ गोनेड्स या सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स या गोनेड्स की ग्रोथ को और रोक के रखता है। ये इनकी ग्रोथ होने नहीं देता, डेवलपमेंट नहीं होने देता सेक्स ऑर्गन्स की, यानी कि तुम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे कि ये सेक्स मेल है, ये सेक्स फीमेल है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ होने ही नहीं देता। समझ गए? मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला। तो फिर सेक्सुअल ग्रोथ कैसे होती है? हम अपनी ही बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की सेक्सुअल ग्रोथ कैसे होती है? हम लोग सेक्सुअली डेवलप कैसे होते हैं? क्या ये इसका कोई बटन है जो बंद कर दिया जाता है कि ये रिलीज नहीं हो तो हमारी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ हो जाए? ठीक है, तो समझो कैसे ग्रोथ होती है हमारे सेक्स ऑर्गन्स की। ये पॉइंट नोट हो गए? क्लियर? अब देखो सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ देखनी है हमें, किस तरह से होगी, इसकी एंटागोनेडियल एक्टिविटी कैसे रोकी जाती है, कैसे रोकी जाती है और कैसे डेवलपमेंट होती है अपने गोनेड्स की। तो इसके लिए एक पॉइंट है कि आफ्टर 8 to 12 years एज, जब 8 से 12 साल की उम्र हो जाती है, उस वक्त क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिकेट salts starts to deposit in pineal gland and deactivate it। क्या होता है कि इस उम्र में आते आते कुछ स्पेशल साल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पिनियल ग्लैंड में डिपॉजिट होने लग जाते हैं और इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी पिनियलोसाइट सेल्स को मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बनाने देते। अब पिनियलोसाइट सेल्स डीएक्टिवेट हो गए, यानी पिनियल ग्लैंड डीएक्टिवेट होगी, यानी मेलाटोनिन नहीं बनेगा। मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो इससे इफेक्ट क्या आएगा कि गोनेड्स की ग्रोथ आसानी से हो जाएगी, गोनेड्स डेवलप हो सकेंगे। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट्स हैं इन्हें एक स्पेशल टर्म दी जाती है, इन्हें कहा जाता है ब्रेन सैंड, दिमाग की मिट्टी है ये। ठीक है, ब्रेन की सैंड है। ये पूछा जाता है ब्रेन सैंड क्या काम करती है, तो ये गोनेड्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि ये पिनियल ग्लैंड को डीएक्टिवेट करती है। पिनियल ग्लैंड डीएक्टिवेट होगा तो गोनेड्स की ग्रोथ होगी। समझ रहे हो? क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो। अब समझो बात मेरी कि तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अगर ये बंद हो गया तो फिर पिगमेंटेशन कैसे रेगुलेट होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रेगुलेट होगी, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट होगा, क्योंकि एक कांड तो करता नहीं है, कई कांड करता है, ये फंक्शन कई सारे हैं। तो देखो समझने वाली बात ये है कि
जब ये ग्लैंड बंद कर दी जाती है ना, उस टाइम तक ऐसे मैकेनिज्म डेवलप हो चुके होते हैं बॉडी में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने के लिए दूसरा मैकेनिज्म अपना लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक, इस एज तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती नहीं, क्योंकि गोनेड्स की डेवलपमेंट ही नहीं होगी, तो उसके बाद चलेगी ना, तो उसके लिए मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए अलग सिस्टम हो जाता है, समझ गए, और पिगमेंटेशन उस वक्त तक फिक्स कर दी जाती है, फिर कालिया धोलिया नहीं होगा और धोलिया काला नहीं होगा, फिक्स है, जो होगा वही होगा, कलर जितना जो उस टाइम इस एज तक डिफाइन हो गया ना, वही होता है। कई बार देखा होगा छोटे बच्चों में कि कभी तो वो दिखने में बहुत ज्यादा गोरे लगेंगे, ठीक है, कलर काफी फेयर होगा उनका, और कई बार दिखने में बहुत ज्यादा काले होंगे, ठीक है, कलर चेंज होते रहते, थोड़ी सी टोन चेंज होती रहती है स्किन कलर की, ऐसा इसी की वजह से है, ठीक है। और इस एज तक आते आते 8 से 12 साल की उम्र में कलर टोन फिक्स होने लग जाती है, जो रह गई वो रह गई, कालिया कालिया ही रह गया, धोलिया धोलिया ही रह गया, समझ गए। तो ये पिनियल ग्लैंड थी अपनी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। पिनियल ग्लैंड का एक ही हार्मोन है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन के फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पिनियल ग्लैंड खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, जो है थायराइड ग्लैंड, जो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, ये पहली बात तो इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन है, क्लियर है, समझ गए। और नेक्स्ट कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पूरी बॉडी का, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन है, डिफरेंस समझो। लार्जेस्ट ग्लैंड तो चारों टाइप के ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, वो तो लीवर है, ठीक है, समझ रहे हो। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में साइज सबसे बड़ी है इसकी, समझ गए। एच शेप्ड ग्लैंड होता है, एच शेप्ड होता है, इसकी शेप एच जैसी होती है, समझ गए। बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है, 2 लोब होते हैं इसके बने हुए, ठीक है, क्लियर। प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया एंड इसोफेगस, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, ठीक है। और ट्रैकिया और इसोफेगस के भी अपर पार्ट के बीच में, अपर पार्ट के बीच में। तो मतलब ये कहां प्रेजेंट हो, ये अपने यहां प्रेजेंट होता है, जहां जैसे टेंटुआ कहते हो ना तुम लोग, तो ये तो ट्रैकिया है और पीछे इसोफेगस है, इनके बीच में यहां प्रेजेंट होता है, यहां थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है एक्चुअल में, ठीक है। हम लोग डायग्राम से देखेंगे, ये तो बेसिक से पॉइंट है कि एच शेप होता है, बाइलोब्ड होता है, प्रेजेंट ट्रैकिया इसोफेगस के अपर पार्ट के बीच में होता है, और एंडोडर्मल ओरिजिन है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, समझ गए। तो देखो ये किस तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो देखना है हमें। तो सबसे पहली बात कि मैंने कहा था ये बाइलोब्ड होता है, इसके 2 लोब होते हैं, इसके 2 लोब बने हुए होते हैं, इसके 2 लोब बने हुए, दिखने में लग रहा है ना, थोड़े फील आ रहा है ना एच जैसा, ठीक है। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक लोब और दूसरा लोब, ये है थायराइड लोब, ठीक है, थायराइड लोब है ये, समझ गए। और थायराइड लोब, दोनों लोब कनेक्टेड है इस पार्ट से, इस पार्ट को कहा जाता है इस्थमस, इस्थमस। इस्थमस जो पार्ट है वो कनेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, कनेक्टिंग पार्ट है, कनेक्टिंग पार्ट है। कनेक्ट किसे करता है, तो कनेक्ट बोथ थायराइड लोब्स, बोथ थायराइड लोब्स, दोनों थायराइड लोब्स को कनेक्ट करता है। अब थायराइड तो एक ग्लैंड है, तो इस्थमस कैसा पार्ट है, ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर,
तो ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, ये बस कनेक्टिंग पार्ट का रोल प्ले करता है, ग्लैंडुलर रोल इसका नहीं होता, कोई ग्लैंड की तरह काम नहीं करता इस्थमस पार्ट, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कैसे होता है, तो ये प्रेजेंट इसके आगे की तरफ ट्रेकिया यहां और पीछे की तरफ इसोफेगस होगी, समझिए। तो हम लोग वो बनाते हैं, आगे से देख रहे हैं हम लोग सॉरी आगे से देख रहे हैं हम लोग, तो आगे से हमें एक ही दिखेगी जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। तो ये है अपनी ट्रेकिया, तरेकिया जिसे बोलते हो, श्वास नली, ये समझ गए, क्लियर है। ट्रेकिया की पहचान कि इसके ऊपर ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इसके ऊपर ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट है। ट्रेकिया के डायग्राम से ही समझ आ जाना चाहिए कि ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये ट्रेकिया है, थोड़ी सी ट्रेकिया में बेंडिंग आ गई है, इसे सीधा करते हैं तो देखो ये ट्रेकिया है अपनी। ट्रेकिया आगे की तरफ, पीछे इसोफेगस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि 3D तो हम यूज करते नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये एक थायराइड लोब है, ये दूसरा थायराइड लोब है। थायराइड लोब की खास बात है इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वो हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, इसके फॉलिकल्स, इसके फॉलिकल्स, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फॉलिकल्स हैं, ये राउंडेड स्ट्रक्चर फॉलिकल्स हैं। ये जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डॉट 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 डॉट, ये इसका स्ट्रोमा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हैं थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स, क्लियर है। या फिर इन्हें एसिनी बोल दो, थायराइड एसिनी, थायराइड एसिनी है, ठीक है। देखो इनके साथ साथ थायराइड में और क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के साथ कुछ ग्लैंड और अटैच होते हैं जो इस तरह से थायराइड ग्लैंड पे अटैच होते हैं, ठीक है। दोनों लोब पे दोनों तरफ, समझ गए, दोनों लोब पे दोनों तरफ। इन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, इन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, तो देखो तुम लोगों को बता रखा है, डायग्राम मेरे बनाने के बाद ही बनाना, ठीक है। तो ये हैं थायराइड पे अटैच पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, नंबर में होते हैं ये 4, ठीक है, नंबर में 4 है, मतलब 4 होते हैं संख्या में। दूसरा कि पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहां होते हैं, प्रेजेंट ऑन बैक साइड, बैक साइड ऑफ थायराइड लोब्स, थायराइड लोब्स, थायराइड लोब की बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक लोब पे 2 होते हैं, ठीक है। तो दोनों लोब पे 4 हो गए, समझ गए। ये क्या काम करते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड है ये भी, तो ये भी सिक्रीट करेंगे कुछ ना कुछ। क्या सिक्रीट करते हैं, पैराथायराइड, पैराथायराइड हॉर्मोन्स, पैराथायराइड हॉर्मोन सिक्रिएट करते हैं ये, क्लियर है, समझ रहे हो। तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रिएट करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड्स का होता है जो थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। अब देखो ये तो सामने की थी, ठीक है, फ्रंटल जो अपीयरेंस हम लोग दे सकते हैं थायराइड ग्लैंड की वो थी। अब अगर मैं किसी को सल्टा दूं थायराइड ग्लैंड देखने के लिए, सिर्फ थायराइड ग्लैंड देखने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, कैसे सल्टाऊंगा, जब मुझे देखनी थायराइड ग्लैंड जो यहाँ प्रेजेंट होती है तो मैं उसको यहाँ से काटूंगा ऊपर से, ठीक है, काट दिया। अब ऐसे रख के, हाँ भाई कैसा थायराइड ग्लैंड कहाँ है ये देख रहा हूं, ठीक है। तो उस वक्त मुझे थायराइड ग्लैंड की अपीयरेंस कैसे दिखेगी, तो देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये तो एक पाइपलाइन है, ये दूसरी पाइपलाइन है, एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट है।
इसको तो मैं कहूंगा ये तो है ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया, और ये क्या है, ये है इसोफेगस, ये है इसोफेगस। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। तो देखो थायराइड ग्लैंड कैसे प्रेजेंट है, ये पार्ट है इस्थमस वाला, ठीक है, और इस्थमस पार्ट से कनेक्टेड है इस तरह से थायराइड ग्लैंड, एच शेप्ड थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब तो पोजीशन क्लियर हो गई होगी ना, समझ आ गई होगी कि ये एच शेप्ड क्यों कहा और कैसे होता है, कोई दिक्कत है? चलो, ये थायराइड ग्लैंड है, इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट है यहां की तरफ, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, समझ गए? ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है थायराइड ग्लैंड की, क्लियर है? अब हमें इसके हार्मोन्स क्लियर करने हैं, समझ रहे हो? तो देखो, ये थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है थायराइड फॉलिकल्स या एसिनी। तुम लोग लिख भी सकते हो, थायराइड फॉलिकल्स या एसिनी क्या है, यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की यूनिट है, लिख लेना। तो देखो नेक्स्ट, ये थायराइड ग्लैंड की यूनिट है, अब इन्हीं से थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाएगा, यूनिट है तो फंक्शन तो मेन यही करेंगी, ठीक है? तो देखो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है ये फॉलिकल्स या एसिनी। हम एक फॉलिकल को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, एक फॉलिकल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल है। मैं डिजाइन नहीं बना रहा, ये सेल्स होते हैं इसके, क्लियर है? और इसके अंदर भरा हुआ होता है मटेरियल, वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वही केमिकल सब्सटेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मैसेंजर की तरह एक्ट करने वाला है। जैसे हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, और हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन, बट यहाँ थायरोक्सिन नहीं भरा हुआ, यहाँ भरा हुआ कुछ और ही सिस्टम है। तो देखो, ये एक फॉलिकल है, ये एक फॉलिकल है, और फॉलिकल फील्ड है एक केमिकल सब्सटेंस जिसको थायरोनिन या फिर थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोनिन या थायरोग्लोब्यूलिन कहा जाता है, ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन। अब ये थायरोग्लोब्यूलिन सब्सटेंस है, ये दिखने में कैसा होता है, तो ये दिखने में येलो कलर का, येलो येलो डर्टी फेलो वाला कोलोइडल सब्सटेंस है, येलो कलर का कोलोइडल सब्सटेंस है। कोलोइडल सब्सटेंस क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, समझ गए? तो वही समझ गए होगे, यहां बताने की क्या जरूरत है। तो येलो कलर का कोलोइडल सब्सटेंस है, ठीक है? यहां हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी, क्योंकि ये प्रीकर्सर है, ये प्रीकर्सर है किसका, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन यहां से बनने वाला है, थायरोक्सिन। प्रीकर्सर होता है उससे पहले बनने वाला, ठीक है? तो ये प्रीकर्सर है थायरोक्सिन का, थायरोक्सिन इसी से बनेगा, इसी केमिकल सब्सटेंस से, इसी येलो कलर के कोलोइडल सब्सटेंस से थायरोक्सिन बनने वाला है। तो ये थायरोक्सिन का प्रीकर्सर हो गया, समझ गए? और क्या होता है, ये कई सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट है, तो इनके बीच में ये यहाँ जो मटेरियल प्रेजेंट था उसे स्ट्रोमा मटेरियल कहते हैं, ये है स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये है स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैं क्यों बना रहा हूं, जस्ट टाइम पास के लिए। तो देखो, टाइम पास नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रोमा है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह ग्रुप में, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स इस तरह से, ठीक है? एक ग्रुप यहां है, एक ग्रुप यहां है, ठीक है? और इसी तरह के कई सारे ग्रुप प्रेजेंट है।
फॉलिकल्स के बीच में जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है उसमें ये सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट है। इन सेल्स को कहा जाता है पैराफोलिक्यूलर, पैराफोलिक्यूलर, पैराफोलिक्यूलर सेल्स, या फिर इन्हें कहा जाता है सी सेल्स। बड़ा ही अजीब नाम दिया गया है इनको, ठीक है, क्यों दिया गया वो आज तक पता ही नहीं चला। तो पैराफोलिकुलर या सी सेल्स कहा जाता है। पैराफोलिकुलर सी सेल्स क्या करते हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है सिक्रीट थायरो कैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो ये सिक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको पैराफोलिकल क्यों कहा गया, क्योंकि ये फॉलिकल्स के बाहर प्रेजेंट है, फॉलिकल्स के पास प्रेजेंट है। तो पैराफोलिकल्स, जिस तरह से पैराथायरॉइड कहा गया था इस तरह से पैराफोलिकल्स। तो एक थायराइड ग्लैंड की स्टडी में हम लोग 3 तरह के हार्मोन डिस्कस कर लेंगे। खुद थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का पैराथायरॉइड हार्मोन और पैराफोलिकुलर सेल्स का थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। समझ गए, तीनों डिस्कस हो जाएंगे यही इसी पॉइंट में। तो देखो ये थी फॉलिकल्स की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर भरा होता है थायरोनिन या थायरोग्लोबुलिन नाम का सब्सटेंस, जो येलो कलर का कोलोइडल सब्सटेंस है, जिसे प्रीकर्सर माना जाता है थायरोक्सिन का। समझ गए। और साइड में जो स्ट्रोमा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट है पैराफोलिकुलर या सी सेल्स जो सिक्रिएट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। अब इन्हीं को और डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग कि ये जो सबसे पहले हम लोग थायरोक्सिन की बात करेंगे। तो देखो थायरोक्सिन बना है थायरोनिन से। थायरोनिन से थायरोक्सिन कैसे बनेगा, तो देखो पहली बात, अगर मैं कहूं कि यहां थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से हैं, तो वो तो 2 ही हार्मोन हुए, एक तो थायरोकैल्सिटोनिन और एक थायरोक्सिन जो बनेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला पैराथायराइड हार्मोन अलग है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हुए 2 ही, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं 2। कौन कौन से, अबे कौन कौन से, तो देखो एक को तो मैं कहूंगा थायरोक्सिन, जो अभी बना नहीं है, बनेगा, हम लोग बनाएंगे। और एक है जो बन चुका TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन ये हार्मोन, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, थायरोक्सिन वो हार्मोन है जिसके पास आयोडीन प्रेजेंट है, तो इसको मैं कहूंगा विद आयोडीन, विद आयोडीन, ठीक है। और इसे मैं कहूंगा ये हार्मोन विदाउट आयोडीन वाला है, विदाउट आयोडीन। मतलब इस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन नहीं होता, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन होता है, ठीक है। कैसे, तो देखो ये आयोडीन जो है ना, ये जुड़ के ही थायरोनिन थायरोक्सिन बनता है। क्लियर, कैसे बनता है, तो वो देखो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से थायरोक्सिन बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोडीन को जोड़ना पड़ेगा थायरोनिन से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के थायरोक्सिन बनेगा। बट ये कैसे जुड़ता है, तो देखो थायरोक्सिन इसके जुड़ने के बेस पे ही 4 तरह का होता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ गए। तो देखो किस तरह से है, आयोडीन का एक ग्रुप जुड़ रहा है, यानी 1 आयोडीन जुड़ रहा है, या फिर 2 आयोडीन जुड़ रहे हैं, या 3 आयोडीन जुड़ रहे हैं, या 4 आयोडीन जुड़ रहे हैं। इस बेसिस पे 4 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। अगर 1 आयोडीन जुड़ रहा है थायरोनिन के साथ, तो उससे बनने वाला हार्मोन होगा मोनोआइडोथायरोनिन, ठीक है। अगर 2 जुड़ रहे हैं थायरोक्सिन के साथ, तो वो होगा डाईआइडोथायरोनिन, ठीक है।
3 जुड़ रहे हैं तो वो होगा ट्राइआइडो थायरोनिन, ट्राइआइडो थायरोनिन। और अगर 4 जुड़ रहे हैं तो नाम हो जाएगा टेट्रा आइडो थायरोनिन। समझ गए? और इसी टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन, डाइआइड्रो और मोनोआइडोथायरोनिन को अलग अलग नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है मोनोआइडोथायरोनिन, MIT। ठीक है, समझ गए? डाइआइडोथायरोनिन को बोला जाता है DIT, ट्राइआइडो को बोला जाता है TIT, और इसी तरह टेट्राआइडो को भी बोला जाता है TIT। समझ गए? बट ट्राई वाला नहीं, जो टेट्रा वाला है ना, इसी टेट्राआइडोथायरोनिन को नाम दिया जाता है थायरोक्सिन। यही वो थायरोक्सिन हार्मोन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन तुम लोग क्या समझ सकते? वैसे तो ये तीनों ही वो थायरोक्सिन है, जो मेनली हम लोग जानते हैं वो टेट्राआइडोथायरोनिन वाला थायरोक्सिन है। थायरोनिन जो प्रीकर्सर था, उसके साथ जब 4 आयोडीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे तब जाकर के थायरोक्सिन बनेगा। क्लियर है? समझ गए? तो मोनोआइडो, डाइआइडो, ट्राइआइडो को छोड़ करके टेट्राआइडोथायरोनिन थायरोक्सिन है एक्चुअल वाला जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको T1 कहा जाता है, इसको T2 कहा जाता है, इसको T3 कहा जाता है और इसको T4 कहा जाता है। ठीक है, तो तुम लोगों ने मेनली T4 देखा हुआ, थायरोक्सिन T4 मतलब टेट्राआइडोथायरोनिन है वो। समझ गए? एक थायरोनिन के साथ 4 आयोडीन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब देखो, जो मेन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है TIT और TIT यानी T3 T4 में डिफरेंसेस क्या है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक इन पे? तो देखो, इन पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि चलो बनते दोनों हैं, TIT और TIT यानी T3 और T4 दोनों तरह के बनते हैं, बट अमाउंट ज्यादा किसकी होती है ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और एक्टिव ज्यादा कौन सा होता है ये पूछा जाता है। तो मोर अमाउंट और मोर एक्टिव, तो दोनों में कंपैरिजन करने में पता चलता है कि अमाउंट तो T4 की ज्यादा बनती है T3 की बजाय, अमाउंट T4 की है T3 की बजाय, जबकि एक्टिव T3 ज्यादा है T4 की बजाय। ठीक है, समझ रहे हो? अबे समझ रहे हो? तो देखो, मोस्ट अमाउंट किसकी होगी? T4 की, ज्यादा अमाउंट में T4 बनेगा, जबकि ज्यादा एक्टिव T3 होगा। अबे क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो देखो, दो तरह के हार्मोन थायराइड ग्लैंड के, पैराथायराइड के नहीं, थायराइड के, कौन कौन से? एक तो आयोडीन वाला, एक बिना आयोडीन वाला। आयोडीन वाला कौन सा? आयोडीन वाला अपने पास है थायरोक्सिन, ठीक है, और बिना आयोडीन वाला है TCT थायरोकैल्सिटोनिन। अब देखो, थायरोकैल्सिटोनिन को यहीं छोड़ देते हैं, बात करते नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, थायरोक्सिन की बात करते हैं तो ये आयोडीन वाला है। आयोडीन कितने होते हैं? इसी बेसिस पे 4 तरह का थायरोक्सिन देखने को मिलता है। एक्चुअल थायरोक्सिन हम लोग मानते हैं T4 टेट्राआइडोथायरोनिन को। क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट्रा और ट्राई में कंपैरिजन के, कि अमाउंट किसकी ज्यादा है? तो T4 की ज्यादा है यानी टेट्रा की ज्यादा है, और एक्टिव कौन सा ज्यादा? T3 यानी ट्राइआइडोथायरोनिन ज्यादा एक्टिव है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलो, नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये थे हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स के फंक्शन की। तो सबसे पहले एक ही हार्मोन के फंक्शन की बात करेंगे पहले तो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन, फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 मेजर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले ये शो करता है बॉडी ग्रोथ पे इफेक्ट, बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा, वो एक पार्ट हो गया। सेकंड, ये इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म को।
ठीक है। थर्ड ये इफेक्ट करता है बॉडी सिस्टम्स को, बॉडी सिस्टम्स को। तो देखो तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, किस तरह से थायरोक्सिन फंक्शन करता है। तो देखो बॉडी ग्रोथ में थायरोक्सिन बॉडी की ऑल ओवर ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑल ओवर का मतलब तीनों तरह की ग्रोथ, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, ठीक है, और चाहे वो ऑल ओवर ग्रोथ कह दूं मैं इसे, ठीक है, चाहे ऑल ओवर ग्रोथ। ठीक है, समझ गए, मेंटल, फिजिकल और बॉडी की ऑल ओवर ग्रोथ, यानी जिसमें मेंटल भी आ जाता है, फिजिकल भी आ जाता है। वैसे मैंने 3 पॉइंट बना दिए, बट पॉइंट एक में भी काम चल जाता है। बॉडी की ऑल ओवर ग्रोथ रेगुलेट करता है ये, ठीक है, ग्रोथ करवाता है एक तरह से, समझिए, फिजिकल ग्रोथ भी करवाता है, मेंटल ग्रोथ भी करवाता है, ठीक है, और जो कुछ इससे अलग पॉइंट बच गए वो सारे ये ग्रोथ के रेगुलेट करता है। क्लियर है। मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीडेशन होती है फूड की, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसे बढ़ा देता है। थायरोक्सिन की प्रेजेंस में फूड की ऑक्सीडेशन, यहां मैं लिख रहा हूं कि इस तरह की ग्रोथ को ये बढ़ाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बढ़ा देता है, फूड का ऑक्सीकरण बढ़ा देता है, जिससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन किस फॉर्म में होती है, एटीपी, तो एटीपी प्रोडक्शन कहूं या एटीपी फॉर्मेशन, उसे भी ये बढ़ा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बढ़ा करके। इसी वजह से क्या होता है कि इस हार्मोन को नाम दिया जाता है थायरोक्सिन को, थायरोक्सिन ऑल्सो कॉल्ड कैलोरीजेनिक हार्मोन। थायरोक्सिन को कैलोरीजेनिक हार्मोन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि कैलोरीज जनरेट करवाता है, एटीपी बनवाता है, एटीपी प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन फूड बढ़ा करके एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इसे कैलोरीजेनिक कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तीनों का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है। ये पॉइंट याद रखना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बढ़ाता है, तो तीनों का ही मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों का ही, ठीक है। बॉडी सिस्टम्स में ये क्या क्या रेगुलेट करता है, बॉडी सिस्टम्स में ये क्या क्या रेगुलेट करता है, तो ये पहली बात, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, ठीक है। ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, उसको घटा देता है। ये एक पॉइंट अलग है, थोड़ा सा इनवर्स पॉइंट है, ठीक है, बट है तो है, प्रॉपर्टी है इसकी, क्या करें। नेक्स्ट, ये माइलिन शीथ जो होती है, माइलिन शीथ तुम लोग पढ़ करके आए हो लास्ट चैप्टर में, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ बनती है ना, उसका फॉर्मेशन बढ़ा देता है, ठीक है, क्लियर है। और भी जैसे अगर मैं कहूं तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म का पॉइंट तो नोट डाउन कर ही दिया, और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे ये रेगुलेट करता है फैट के डिपोजिशन को, ठीक है। वैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में सारे पॉइंट आ गए मेटाबॉलिज्म के, बट ये थोड़ा सा स्पेशल है कि ये डिपोजिशन को रेगुलेट करता है। जब तक ये होगा फैट डिपोजिट नहीं हो पाएगा, ठीक है,
समझ रहे हो, फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा, उसको मेटाबॉलिज्म के साइकिल में चलाता रहेगा इधर से उधर, डिपॉजिट नहीं होने देगा। ठीक है, इस तरह के कई सारे फंक्शन है जो थायरोक्सिन हार्मोन परफॉर्म करता है। तो बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और बॉडी सिस्टम्स, 3 तरह के फंक्शन है, समझ गए, ये थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाए तो उससे क्या होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाए तो उससे क्या होगा। यानी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के डिसऑर्डर्स। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर एक बार क्वेश्चन पूछा था नीट ने, तो देखो वो क्या है पॉइंट। ये कुछ परसेंटेज में पिगमेंटेशन पे भी इफेक्ट डालता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या हमें पता भी है जनरली। मेटामॉर्फोसिस होता है कि लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, ये रेगुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। कैसे कि देखो जो टेडपोल लार्वा है, फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है, वो जब अडल्ट में डेवलप होता है, अडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है, ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट से, थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट से होती है ये मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो, ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये जो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का भी टाइप है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, ये रेगुलेट होती है थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट से। ठीक है, अगर बाय द वे एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, इस तरह से पूछा गया था कि इफ ठीक है, एंटी थायरोक्सिन सब्सटेंसेस इंजेक्टेड in tadpole, देन उन्होंने पूछा था कि अगर टेडपोल में एंटी थायरोक्सिन सब्सटेंस केमिकल्स इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। एंटी थायरोक्सिन सब्सटेंसेस जैसे लाइकेज है थायोयूरिया एक एंटी थायरोक्सिन सब्सटेंस है। ठीक है, याद रखना। तो थायोयूरिया जैसे सब्सटेंस को इंजेक्ट कर दिया जाए टेडपोल में तो क्या होगा, नीट ने ये पूछा था। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो देखो इससे इफेक्ट क्या आएगा कि थायरोक्सिन जो काम करता था वो रुक जाएगा या वो नहीं होगा, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो जो टेडपोल है ना, टेडपोल का सिर्फ ओनली साइज इंक्रीज, फूड अवेलेबिलिटी के कारण सिर्फ साइज बढ़ेगा उसका। ठीक है, नो अडल्ट स्टेज, कोई अडल्ट स्टेज नहीं आ पाएगी। ठीक है, यानी मेटामॉर्फोसिस होगी ही नहीं, फ्रॉग बनेगा ही नहीं, लार्वा ही रह जाएगा। समझ गए, यानी क्या होता है, अगर थायरोक्सिन नहीं होना, थायरोक्सिन के अपोजिट काम करने वाला सब्सटेंस दे दिया, यानी अमृत की जगह जहर दे दिया तो क्या होगा, ओ अपने हुसैन साहब वाली बात है, जहर दे दिया तो क्या होगा कि जो थायरोक्सिन काम कर रहा था उसका अपोजिट काम होगा। कैसे कि थायरोक्सिन मेटामॉर्फोसिस करवा रहा था प्रोग्रेसिव टाइप की, और वो होगी नहीं, उसका अपोजिट होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी तो सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ने के साथ फूड अवेलेबिलिटी होगी, और फूड अवेलेबिलिटी से सिर्फ साइज बढ़ेगा, अडल्ट स्टेज नहीं आएगा। नीट ने यही ऑप्शन दे रखा, ओनली साइज इंक्रीज, सिर्फ साइज बढ़ता है। समझ गए, क्लियर है। तो ये एक स्पेशल सा पॉइंट था कि ये मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है, इसलिए वहां नहीं लिखा है क्योंकि वो हमारे बॉडी सिस्टम्स में नहीं है ना, हमारा तो कोई लार्वा नहीं होता जो आगे जाके अडल्ट में डेवलप होगा। ठीक है, तो ये अलग है। समझ गए, क्लियर, नोट डाउन कर ही लिया होगा। आगे चलते हैं, अब इससे होने वाले हानि और लाभ देखते हैं हम लोग। ठीक है, यानी
लॉस और बेनिफिट्स, फंक्शन देख लिए, अब थायरोक्सिन हार्मोन के डिसऑर्डर्स देखने हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के डिसऑर्डर्स। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन के डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, हर हार्मोन के डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, तुम लोग जानती हो ये बात, ठीक है। कौन कौन से? अगर सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपर कहेंगे, और अगर कम हो जाए तो हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन के कारण होने वाले, और हाइपर सिक्रीशन के कारण होने वाले, हाइपर सिक्रीशन के कारण होने वाले। हाइपर सिक्रीशन का मतलब क्या है कि T4 जो थायरोक्सिन है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। और हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या है कि T4 जो थायरोक्सिन है उसकी अमाउंट घट जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या होता है, अगर अमाउंट घट गई तो जो ये रेगुलेशन कर रहा था ना वो नहीं हो पाएगी, यानी इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे, हमारे बीएमआर पे। बीएमआर ऊपर हेडर में स्टार पॉइंट डाल के नोट कर लेना कि बीएमआर का मतलब होता है बेसिक या बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, समझ गए। तो एक तरह से सबसे कॉमन सी जो मेटाबॉलिज्म की रेट होती है, दर होती है ऊपर बच्चे की, वो बात करें बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमारी जो होती है बीएमआर, वो क्या होगी? बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होगी? बेसिक मेटाबॉलिक रेट डाउन चली जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से, यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वो कम हो जाएगा, ठीक है। कम होने से क्या होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा फैट के मेटाबॉलिज्म के कम होने से। तो फैट जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, फैट स्टार्ट्स टू डिपॉजिट, डिपॉजिट होने लगेगा। और इसकी वजह से क्या आएगा? इसकी वजह से आएगा, ये आएगी ओबेसिटी, जिसे कहते हो मोटापा, ठीक है, समझ गए। तो एक कहते हैं ना कि थायराइड फुलाने वाला होता है, अबे फुलाने वाला नहीं, वो मोटापा करने वाला होता है। फैट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो होगा ही नहीं, गिर जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगी, तो डिपोजिट ही होगा बेचारा, कहां जाएगा? समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये है हाइपोसिक्रीशन के। अभी कंप्लीट नहीं है पॉइंट, काफी बड़ा लंबा चौड़ा पॉइंट है। तो देखो एक आधा पॉइंट और है इसमें स्पेशल सा, वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हाइपर सिक्रीशन पे आते हैं। तो देखो क्या होता है, बीएमआर डिक्रीज, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर जाएगा, और फैट स्टार्ट्स टू डिपॉजिट, यानी ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। अब इसके बाद अगर यही कंडीशन अगर नए नवजात शिशु में हो, ठीक है, if T4 की डेफिशिएंसी है इन न्यूबॉर्न बेबी, अगर नए पैदा हुए बच्चे में, नवजात शिशु में T4 थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी है, तो इससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना, तो बवड़ी बूझ पैदा होगी, ठीक है, मेंटली रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है,